Hello everyone. This is lecture 9, unit 1, partial differential equation. चैनल मैथ आसान तो है. मैं प्रीति सिंह. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर आप लोगों से डिस्कस किया था, लेक्चर 8, जिसमें कि हम लोगों ने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ा था. उसमें हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी, एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और एक नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. हमने फिर स्टार्ट किया था होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और उसमें हमने सीएफ डिस्कस कर लिया था लेक्चर 8 में. ठीक है, मैं फिर से याद दिला देती हूँ. होमोजीनियस हमने उन इक्वेशन को कहा है जिसमें कि सभी डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के होते हैं. ठीक है, अब हमने सीएफ के रूल पढ़ लिए थे, अब हम पीआई के रूल डिस्कस करते हैं. तो पीआई को हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं और हमने एक इक्वेशन लिखी थी कि ए नॉट डी टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ए वन डी टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस ए टू डी टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर एफ एक्स कॉमा वाई लिखा होता है तो लेफ्ट हैंड साइड से हमको सी एफ निकालना होता है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और राइट हैंड साइड से हमको पी आई निकालना होता है. ठीक है, तो अब हमारा मेन काम क्या है कि हमको पी आई निकालना है. अच्छा, जो ये इक्वेशन लिखी थी हमने इसको ऑपरेटर फॉर्म में भी चेंज करना सीख लिया था. तो ये लिखी थी डी स्क्वायर प्लस ए वन डी डी डैश प्लस ए टू डी डैश स्क्वायर, पूरे में से z कॉमन और एफ एक्स कॉमा वाई. ठीक है, अब आप ये बताओ कि आप ये देख सकते हो कि राइट हैंड साइड पे जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है कांस्टेंट और डी डैश का है. तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं एफ डी कॉमा डी डैश. ठीक है, और इधर वाला जो पार्ट है वो पूरा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है, तो आप इसको एफ एक्स कॉमा वाई से डिनोट कर सकते हो. तो हमारे पास ये दो पार्ट होते हैं, एक डी और डी डैश का और एक एफ एक्स कॉमा वाई का. ठीक है, अब हमको इन्हीं का यूज करके पी आई निकालना सीखना है. तो सबसे पहली बात कि आपको पीआई लिखने का तरीका पता होना चाहिए. तो पीआई जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, वन अपॉन जो डी कॉमा डी डैश वाला पार्ट होता है फंक्शन में या इक्वेशन में, उसको वन अपॉन में लिखा जाता है और यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई फॉर्म में आपको राइट हैंड साइड का जो फंक्शन दिया होता है एफ एक्स कॉमा वाई वो लिखना होता है. ठीक है, बट एक बात ध्यान रखिएगा, इसको आपको वन वाली स्पेस पे वन वाली प्लेस पे नहीं रखना है. मतलब कि आप इसको इस तरीके से अगर लिख रहे हैं एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एफ डी कॉमा डी डैश, तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है. इसका मतलब कि आपने अप्लाई कर दिया है फंक्शन को, लेकिन हमने अप्लाई नहीं किया है. तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे. तरीका ये है कि आप उसको साइड में लिखें. ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इसको एफ डी कॉमा डी डैश के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारे केसेस जनरेट होते हैं कि हम ये फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है उसके अकॉर्डिंग रूल्स को हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो अब मैं इसमें केसेस बताती हूँ क्योंकि ये एफ एक्स कॉमा वाई जो है ये अलग अलग होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा पी आई निकालने के रूल्स बनते हैं. तो केस नंबर 1 हमारा ये बनता है, केस 1, कि अगर ये जो आपका राइट हैंड साइड पे एफ एक्स कॉमा वाई है, ये कोई भी when एफ एक्स कॉमा वाई इज अ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ये कोई भी ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन हो. तो आपको पहले मैं एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ कि फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस वाई के फॉर्म में हो मतलब कि क्या 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 हो सकते हैं. वो सभी टाइप्स जो कि एक्स प्लस बी वाई के टाइप में मतलब फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं. जैसे कि आप बताइएगा एक्स प्लस वाई, तो क्या ये ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म में नहीं है जिसमें ए वन है और बी भी वन है. ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई, तो ये भी एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन है. देखिए ए एक्स प्लस बी वाई में साइन का साइन लगा हुआ है. अगर आप ई की पावर 5x प्लस 2y लिखते हैं तो ये भी फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई है. ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2y लिखते हैं तो ये भी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई. केवल x लिखा है तो भी हम उसको x प्लस जीरो वाई लिखकर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई बना सकते हैं. केवल y लिखा है तो भी हम उसको जीरो प्लस वाई लिखकर हम उसको ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म बना सकते हैं. मतलब जितने भी एग्जाम्पल है ये फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में बन जाते हैं. ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल ये भी होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ.
कुछ होते हैं जो डायरेक्टली नहीं लिखे होते, हमको बनाना होता है। जैसे अगर हमारे पास है साइन एक्स इंटू कॉस, साइन एक्स इंटू कॉस 2y सपोज, ठीक है। तो अगर हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस 2y है, तो ये तो है नहीं फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई, तो हमको इसको बनाना पड़ेगा। और बनाते कैसे हैं हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे। तो अगर हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी का फॉर्म। और साइन ए कॉस बी का फॉर्म हम जब एक्सपेंड करेंगे, तो क्या होता है साइन ए कॉस बी में, साइन ए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपके पास आएगा साइन एक्स प्लस 2y और प्लस साइन एक्स माइनस 2y। अब आपके पास ये दो पार्ट बन जाएंगे और ये दो पार्ट भी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई के बन जाएंगे। तो एक ये अलग पार्ट बनेगा, ये एक अलग पार्ट बनेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमको अगर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई केस नंबर 1 में अगर मिलता है, तो उसका पी आई लिखा कैसे जाता है। तो उसका लिखा जाता है पी आई इक्वल टू, आपने लिखा जैसे आपको पी आई लिखने का रूल पता है, एफ डी कॉमा डी डैश इंटू, या मैं मान लेती हूँ कि कोई भी एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन लिखा था यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, डी को ए से, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें डी को ए से, ए क्या है, जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन एफ ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। डी को ए से और डी डैश को बी से, और बी क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ वाई इन एफ ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डी को ए से और डी डैश को बी से रिप्लेस कर देना है इन इन एफ डी कॉमा डी डैश, इसमें रिप्लेस करना है। बट कंडीशन ये है कि जब आप ये रिप्लेसमेंट करें डी को ए से और डी डैश को बी से, तो ये जो नीचे बने वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया, इफ एफ ए कॉमा बी जीरो हो गया, तो ये केस फेल का कंडीशन आ जाती है, ठीक है। फिर ये केस फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं केस फेल क्या होता है। तो पहले तो हम ये सोच रहे हैं कि हमने ये अप्लाई किया और केस फेल नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर ये हमने अप्लाई किया और केस फेल नहीं हुआ, ठीक, तो उसी के साथ साथ केस फेल नहीं हुआ, तो आपको साथ के साथ ए एक्स प्लस बी वाई को यू बना लेना है, ए एक्स प्लस बी वाई को यू बना देना है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी फंक्शन था वो एफ यू बन चुका होगा, ठीक है। फिर आपको उसको इंटीग्रेट करना है। अब आपको एफ यू को इंटीग्रेट करना है। अब आपको एफ यू को कितनी बार इंटीग्रेट करना है, जितना मेरा नीचे डी और डी डैश में ऑर्डर था उतनी बार आपको इसको इंटीग्रेट करना है। 3 बार था तो 3 बार करिए, 2 ऑर्डर की इक्वेशन थी तो 2 बार करिए, 1 ऑर्डर की इक्वेशन है तो 1 बार करिए। आप इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट एफ यू एंड एट लास्ट रिप्लेस यू इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। आपने माना था यू, तो उसको लास्ट में आपको हटाना पड़ेगा, तो लास्ट में आप उसको ओरिजिनल उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, एफ ए कॉमा बी हुआ, मैंने कहा कि ये इंटीग्रेट हो गया एफ यू। अब इंटीग्रेट होने के बाद तो कोई दूसरा फंक्शन बन जाएगा, तो सपोज मैंने उस फंक्शन को फाई से डिनोट कर दिया, तो अब ये फाई यू बन गया होगा, ठीक। और फिर फाई यू में भी रिप्लेसमेंट कर देना है मुझे, यू को ए एक्स प्लस बी वाई वापस पुट कर देना है। तो फाइनली अब आंसर बन जाएगा एफ ए कॉमा बी इंटू फाई ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये आपका पहला केस होता है पी आई फाइंड आउट करने का। अब इसमें एक केस फेल की कंडीशन भी होती है। अब केस फेल की कंडीशन में क्या होता है, अगर आपने ये रिप्लेसमेंट करा और आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो रहा है, तो आपको करना क्या होता है, केस फेल में आपने जब ये रिप्लेसमेंट करा और ये जीरो हो रहा है, देन आपको क्या पी आई में करना क्या होता है, आपको आगे एक एक्स का मल्टीप्लाई कराना है और जो नीचे एफ डी कॉमा डी डैश था उसको डी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है और फिर से वही रिप्लेसमेंट करना है जो आपने ऊपर करा था। अब आपने ये डिफरेंशिएट कर दिया, तो नीचे बना होगा एफ डैश डी कॉमा डी डैश एफ ए एक्स प्लस बी वाई। अब आपने फिर से डी को
ए से डी डैश को बी से रिप्लेस करो और आपका डिनोमिनेटर बनेगा एफ डैश ए कॉमा बी। अब ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो एफ डैश ए कॉमा बी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सीधे लिख देना है जो आपने लिखा था कि एक्स वन अपॉन एफ डैश ए कॉमा बी। साथ के साथ आपको क्या कर देना है, ए एक्स प्लस बी वाई को, ए एक्स प्लस बी वाई को ओनली, ना कि फंक्शन को पूरा, केवल ए एक्स प्लस बी वाई को आपको यू बना देना है। तो ए एक्स प्लस बी वाई को आपने यू बना दिया और आपने यहाँ पे लिख दिया एफ यू। अब ये कितनी बार डिफरेंट इंटीग्रेट होगा, अब अगर आपने यहाँ डिफरेंशिएशन ऊपर कर दिया होगा तो 100% इक्वेशन का ऑर्डर डिक्रीज हो गया होगा। 2 ऑर्डर की होगी तो वो 1 बन चुकी होगी, 3 ऑर्डर की होगी तो वो 2 की बन चुकी होगी। अब जितना भी ऑर्डर बचा है, मतलब इस टाइम पर जितना ऑर्डर बचा है, अब आपको उतनी बार इंटीग्रेशन करना है। तो आपने मान लिया कि पहले 3 बार था, आपकी बार डिफरेंशिएट होने के बाद 2 बार बचा, तो आपने 2 बार इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेशन के बाद सपोज ये बन गया पाई, तो यहाँ साई साई यू बन जाएगा। अब ये वापस से यू की वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए, तो ये फाइनली बन जाएगा एक्स वन अपॉन एफ डैश ए कॉमा बी इंटू साई ए एक्स प्लस बी वाई। अब यही केस अगर बाई चांस दोबारा फेल हो जाता, यहाँ पर ये दोबारा फेल हो जाता, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे रेड से डिनोट कर रही हूँ मैं, यहाँ पर ये जो मैंने कहा कि ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर ये फिर से जीरो हो जाता तो वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, आगे एक और एक्स का मल्टीप्लाई और नीचे वाले जो डेरिवेटिव फॉर्म बन चुका है उसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे डी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और उसके बाद सेम रिप्लेसमेंट फिर करके देखेंगे। यही प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा केस फेल होना बंद नहीं हो जाता, मतलब नीचे जीरो आना बंद नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये केस फेल का कंडीशन हो गया, ठीक है। ये हर किसी के लिए सेम है, चाहे कोई सा भी केस आप पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 क्या है हमारे पास इसमें, केस नंबर 1 में एक कंडीशन अभी आपको मुझे और बतानी है। केस नंबर 1 में एक कंडीशन ये भी होती है कि कभी, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि कभी अगर हमारे पास डी डैश का ऑर्डर डी के ऑर्डर से ज्यादा हो, तो मैं ये इसको स्पेशल केस से डिनोट कर रही हूँ। तो स्पेशल केस में आप देख लीजिएगा, ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस में मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि बाय चांस कि आपके पास पी आई लिखने का रूल था, ये वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश इंटू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई था, ठीक है। और यहाँ पर आपने डी को ए से और डी डैश को बी से रिप्लेस किया और एफ ए कॉमा बी जीरो हो गया। जीरो हो गया तो आपको पता है ये केस फेल हो गया। अब केस फेल होने की कंडीशन हमने ऊपर पढ़ लिया है, बट इंडिविजुअली इंडिविजुअली आपके पास डी डैश का, डी डैश ऑर्डर ऑफ डी डैश आप लिख दीजिए, ऑर्डर ऑफ डी डैश इज ग्रेटर देन डी। अगर डी डैश का ऑर्डर डी से बड़ा है, इक्वेशन में ऑर्डर डी डैश का डी से बड़ा है इक्वेशन में, फिर भी वो होमोजीनियस है, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, तब क्या करना पड़ेगा, तब केस फेल की कंडीशन में आगे एक्स का नहीं, क्योंकि डी डैश बड़ा है तो वाई का मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली इक्वेशन को डी डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। तो ये आपका ये काम बनेगा, ठीक है। बट रिप्लेसमेंट अभी भी वही है, डी को ए से ही करना है और डी डैश को बी से ही करना है, ये रिप्लेसमेंट नहीं बदलोगे आप। और एफ डैश ए कॉमा बी अब जीरो नहीं होता है अगर, तो हमारा आपको साथ के साथ ए एक्स प्लस बी वाई को यू बनाना है और इंटीग्रेशन कर देना है। तो y वन अपॉन ये बन गया एफ डैश ए कोमा बी और यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन के बाद साई यू आएगा और फिर आपको उसको वापस से रिप्लेस कर देना है। ये काम बिल्कुल वही है जो हम अभी तक पहले भी कर रहे थे। केवल एक चीज मुझे आपको ये बतानी थी कि इंडिविजुअली अगर किसी इक्वेशन में डी डैश का ऑर्डर ज्यादा हो तब ये काम करना है, ऐसा हमेशा नहीं करना है, ठीक है। और ये भी केस फेल होने की कंडीशन के लिए है। तो ये हमारे सारे केसेस हो गए, मतलब केस नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सपोज मेरे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि डेल क्यूब, ये इम्पोर्टेंट, डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स क्यूब -3 डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई +4 डेल क्यूब यू अपॉन डेल वाई क्यूब इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस
2y। सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है, तो सबसे पहली चेकिंग आपको क्या करनी है कि मेरे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप देख रहे हो सेकेंड ऑर्डर की है, तो क्या ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? तो आपने देखा कि ये होमोजीनियस है। कैसे पता चल रहा है ये होमोजीनियस है? क्योंकि सभी डेरिवेटिव्स आपके सेम ऑर्डर के हैं। अब अगर सभी डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के हैं तो होमोजीनियस का हमको सी एफ अप्लाई करना है और होमोजीनियस का पी आई अप्लाई करना है। तो हमने इसको ऑपरेटर फॉर्म में चेंज करा पहले, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर डी डैश, ये डी स्क्वायर डी डैश इस तरह मैंने यहाँ से देखा है कि एक्स का पावर 2 है और वाई का पावर 1 है, प्लस 4 डी डैश क्यूब जेड इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 2y। अब आपको पता है इधर वाले पार्ट से आपको सी एफ लेना है और इधर वाले पार्ट से आपको पी आई लेना है। तो अब आपने फॉर सी एफ करा, फॉर सी एफ हमको राइट हैंड साइड वाले पार्ट को जीरो करना होता है, तो डी क्यूब माइनस 3d² डी डैश प्लस 4d डैश क्यूब जेड इक्वल टू जीरो। फिर आपको इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है, तो आपको डी को एम से और डी डैश और जेड को 1 से रिप्लेस करना होता है। फिर आपने रिप्लेसमेंट करा तो बनेगा एम क्यूब माइनस 3m² प्लस 4 इक्वल टू जीरो। अब आपको यहाँ पे कितने फैक्टर मिलेंगे? 3 फैक्टर मिलेंगे। तो आपको 3 फैक्टर्स निकालने हैं। आपके तीनों फैक्टर्स मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि क्या क्या आएंगे, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो फैक्टर्स निकालने का काम। तो आपके फैक्टर्स आएंगे 2, 2 और -1। ठीक है। अब आपके फैक्टर्स देखिए, 2 रिपीट आए हैं और 1 डिस्टिंक्ट आया है, तो आप क्या करोगे? इसका सी एफ कैसे लिखोगे? f1 y प्लस 2x प्लस रिपीटेशन की वजह से x का मल्टीप्लाई f2 y प्लस 2x, और तीसरा आपका डिफरेंट है तो f3 y माइनस एक्स। ये आपका सी एफ बन के आ गया। अब आ जाते हैं हम पी आई के लिए। तो पी आई में हमने क्या पढ़ा था? 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश नीचे लिखना है, और जो भी हमारा ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन हो उसको इधर लिख देना है। तो हमारे पास फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश है ऊपर डी क्यूब -3d² डी डैश प्लस 4d डैश क्यूब। ये हमारा डी वाले फॉर्म में ही इसको लिखना होता है, और साथ में नीचे z नहीं लिखा जाता है। जब आप पी आई निकालते हो तो यहाँ पर z नहीं लिखाना होता है। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास हो गया x प्लस 2y। अब देखिए फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई है ना। अब आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर में d को x के कोफिशिएंट से, जो कि है ऊपर 1, देखिएगा यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, और डी डैश को b से मतलब कि y के कोफिशिएंट मतलब कि 2 से रिप्लेस करना है। और आप साइड में रिप्लेसमेंट करके देख लीजिए कि कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है। तो अगर हम देखें तो 1 का क्यूब 1 माइनस 4 × 3, तो ये हो गया 12। ठीक है। प्लस 4 × 3, उसके बाद प्लस 4 × 8। आप इसे कैलकुलेट करो तो आपके पास कितना बनेगा? ये मैंने आपको बता रही हूँ, मैंने ये डी डैश की जगह रखा है, ये 3d² डी डैश की जगह रखा है, और ये 4d डैश क्यूब की जगह रखा है। तो फाइनली अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो ये जीरो नहीं हो रहा है, 27 बन रहा है। ठीक है। तो ये जीरो नहीं हो रहा, तो बस आपको जीरो नहीं हो रहा तो आपको साथ के साथ ए एक्स प्लस बी वाई को यू मान लेना है। अब आपने इसको यू माना तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 1 अपॉन, जो भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट करा, मेरे पास 27 आ रहा था। ठीक। और इसको बना दिया आपने ई यू। अभी इसको इंटीग्रेट करना है, कितनी बार करना है? क्योंकि मेरे पास ऑर्डर 3 था, तो इसको 3 बार इंटीग्रेट करना है। ठीक है। अब ई की पावर यू को आप 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, उसका इंटीग्रेशन ई की पावर यू ही रहना है। तो हमने फाइनली इसको ई की पावर यू लिख दिया। अब वापस से यू आपने जिसको माना था उसको हटाना है, तो आपको ये मिलेगा 1/27 ई की पावर एक्स प्लस 2y। तो ये आपका पी आई आ गया। अब बस फाइनल आंसर आपको लिखना है z इक्वल टू ए एक्स प्लस z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई करके आपको कंप्लीट आंसर इसमें लिख देना है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। इसमें ये है हमारे पास में 2d² -5 dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर, और ये रहा z इक्वल टू 24y माइनस एक्स। ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो सी एफ वाले पार्ट को आप जब सॉल्व करने जाओगे तो आपके पास बनेगा 2m² -5m प्लस 2, और ये इक्वल टू 0। ये मैंने सीधा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया फॉर सी एफ। अब आप इसके फैक्टर करोगे तो 4 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, तो 4 और 1 ही 2 2 2 2 जा 4, 2 2 बनेंगे आपके पास। ठीक है। तो 2
ये बनेगा 2m² माइनस 4m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बनेगा, इसमें से 2m कॉमन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर हमने 2m इसमें कॉमन करा तो बनेगा यहाँ पे m-2, और इसमें से -1 कॉमन करेंगे तो m-2 इक्वल टू 0। तो बनेगा m-2 और 2m-1 इक्वल टू 0। m के फैक्टर्स आएंगे 2 और 1/2, दोनों ही डिफरेंट आए हैं। तो आपके पास CF डिस्टिंक्ट वाले रूल से लिखा जाएगा f1 y प्लस 2x प्लस f2 y प्लस 1/2x, ये आपका CF आएगा। ठीक है, अब हम PI निकाल लेते हैं जल्दी से इसमें। तो PI निकालने का रूल, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ AX प्लस BY ही है, तो हमको PI इक्वल टू 1 फिर हमको 2d² माइनस 5dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर, और यहाँ पर हमको 24y माइनस एक्स में y माइनस एक्स रखना है, क्योंकि 24 हमारा कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर की साइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इधर की साइड लिख दिया। अब इसके बाद फिर से वही काम करना है जो हम पहले कर रहे थे, क्योंकि ये होमोजीनियस है। तो हमको d को a से, अब a मतलब x का कोफिशिएंट होता है और x का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है, तो d को -1 से और d डैश को y के कोफिशिएंट 1 से रिप्लेस करके आप साइड में करके देख लीजिए कि आपकी वैल्यू 0 तो नहीं हो रही है। तो अगर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो बन रहा है 2 -1 का स्क्वायर -5 -1 इंटू 1 और प्लस 2 1 का होल क्यूब। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2 -5 और प्लस 2, तो ये हमारे पास आ रहा है -1। ये हमारे पास आ रहा है -1 सेकेंड, ये हमारे पास आ रहा है -1। हमारे पास रिप्लेसमेंट में यही था 2 1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दिया तो 24। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास बना 1 एक मिनट 2 स्क्वायर 5 2 स्क्वायर 2 4 और ये माइनस माइनस ये प्लस हो रहा है तो ये 9 बन रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 4/9। और अब हमको ये साथ के साथ देखना है कि ये हमारा 0 नहीं हो रहा है, तो हमको y माइनस एक्स को u बना लेना है। तो आप u बनाएंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा केवल u, और कितनी बार इंटीग्रेट करना है, 2 बार इंटीग्रेट करना है, तो ये बन गया 2 बार u का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आप इसके बाद इसको इंटीग्रेट करिए तो देखिए क्या बन रहा है 24 1/9। एक बार इंटीग्रेट करेंगे आप तो बनेगा u²/2, फिर du बचेगा, और इसके बाद दोबारा आप इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा u³/6, क्योंकि 3 × 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कट करेंगे तो 6 4, तो ये बनेगा 4/9 u³। u आपने जो माना था वो वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 4/9 u की वैल्यू तो हमारी y माइनस एक्स, तो ये हमारा पी आई बन के आ गया। अब आपको ये दोनों को z में ऐड करके लिख देना है, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। मैं यहाँ पर सिर्फ z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई करके लिख देती हूँ, बट आपको दोनों को यहाँ दोनों ही जो आपके आउटपुट आए हैं उनको यहाँ पर रखकर ऐड करना होता है। अब हम इसका एक और क्वेश्चन लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमको फॉर्मूले के बेस पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है del² z/del x² माइनस del² z/del x del y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, अब आपको ये इसका CF में डायरेक्टली बता रही हूँ कि ये बनेगा d² माइनस ये बनेगा dd डैश z इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, और अब आप इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे जब इसकी, तो m² माइनस m इक्वल टू 0 बनेगा, m कॉमन करेंगे तो m-1 इक्वल टू 0 बनेगा, m फैक्टर आएंगे 0,1। ठीक है, अब आपके 0,1 दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं, तो दोनों डिस्टिंक्ट होने की वजह से आपके पास तो CF लिखा क्या जाएगा, इसमें CF लिखा जाएगा f1
y प्लस 0x लिखने का मतलब नहीं है, तो f1 y हो गया और f2 y प्लस x। ठीक है, जैसा हमने ऊपर सीखा हुआ था। अब हम इसके बाद, ये तो हमारा सी एफ वाला पार्ट हो गया, इसके बाद हम पी आई का काम करते हैं। पी आई में क्या बनेगा आपके पास, 1/d² - dd' और आपके पास यहाँ था साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब ये तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई नहीं है, लेकिन हम इसको फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो 2 का डिवाइड है वो तो बाहर रखिए आप, उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो अंदर मल्टीप्लाई कराया है उसमें बन रहा है 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, और ये मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया था, ये होता है 2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आपको इस फॉर्मूले से इसको लिख लेना है, तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अब आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो 1/d² - dd' ये बना दिया आपने साइन एक्स प्लस वाई और प्लस 1/d² - dd' और ये बना दिया आपने साइन एक्स माइनस वाई। अब आप देखो, ये यहाँ पे दो पी आई के पार्ट बन गए हमारे पास। ठीक है, यहाँ तो हमारा पी आई चल रहा था, तो अब हम क्या करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं P1 और ये मान लेते हैं P2। हम इन दोनों को अलग सॉल्व कर लेते हैं और फिर वापस यहाँ पर लाकर पुट कर देंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, जिसमें कि आपने P1 क्या माना है, 1/d² - dd' और साइन एक्स प्लस वाई। अब तो ये होमोजीनियस का केस नंबर 1 है, तो वैसे ही आपको करना है। अब आप d को जरा x के कोफिशिएंट 1 से और d' को y के कोफिशिएंट 1 से रिप्लेस करिए, तो अब आप देखिएगा साइड में 1 - 1 ये 0 बना रहा है नीचे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, केस फेल हो रहा है। अब केस फेल हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअली डी का ही ऑर्डर ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, x का मल्टीप्लाई कराना है और नीचे वाली वैल्यू को इसको d के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो बनेगा 2d माइनस डी डैश और ये बन गया साइन एक्स प्लस वाई। अब आप वापस से रिप्लेसमेंट करिए, d को 1 से और d डैश को भी 1 से रिप्लेस करके देखिए। अब ये 0 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आपको साथ के साथ x प्लस वाई को u बना देना है, और आपने साथ में x प्लस वाई को u बनाया, तो ये बनेगा x 1 ये बनेगा 2 - 1 और यहाँ बन जाएगा साइन u। कितनी बार इंटीग्रेट होगा, जितना अब लास्ट ऑर्डर बचा है, लास्ट ऑर्डर 1 था तो ये एक ही बार इंटीग्रेट होगा, तो बनेगा x इंटू साइन यू का इंटीग्रेशन हो गया कॉस यू, लेकिन ये माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का कॉस यू मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो माइनस का एक्स कॉस यू आएगा, और यू की वापस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस का कॉस एक्स प्लस वाई आ गया। ये आपका P1 आ गया। अब आप P2 निकाल लीजिए सेम तरीके से। P2 निकालने जाएंगे तो नीचे है 1/d² - dd' और यहाँ पर था साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब फटाफट आप रिप्लेस करिए, d को 1 से और d' को -1 से रिप्लेस करिए, तो अब आपका ये 0 नहीं बन रहा है। ठीक है, नहीं बन रहा है तो हमने साइड में x माइनस वाई को कुछ भी और दूसरा मान लीजिए, पहले आपने u मान लिया था, हमने इसको w मान लिया। ठीक है, तो आप बनेगा क्या आपका 1 नीचे आपका 2 बन रहा है और यहाँ पे आपने u बना, ये बन गया साइन, सॉरी यहाँ, हाँ यहाँ पे साइन बन गया, तो ये बन गया साइन u। कितनी बार इंटीग्रेट होगा, 2 बार इंटीग्रेट होगा, du du। अब आप 1/2 एक बार इंटीग्रेट करोगे तो साइन u का हो गया माइनस का कॉस u du, और अब आप दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 कॉस u का साइन u, लेकिन माइनस साइन तो रहेगा ही उसके साथ, तो साइन u नहीं w, मैंने यहाँ पे w माना था तो सब जगह w कर लीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा साइन w लेकिन निगेटिव। अब वापस से w की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो साइन w की वैल्यू थी आपकी x माइनस वाई। ठीक है, तो आपके पास ये आपका P2 आ गया, तो बस P1 P2 का आप वापस उठा के वहां पे रख दीजिए, तो PI फाइनली आपका क्या बन के आएगा, 1/2 माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1/2 साइन एक्स माइनस वाई। अब आप लास्ट में z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई करके ऐड करके लिख दीजिएगा। तो ये हमने होमोजीनियस के पी आई का केस नंबर 1 पढ़ा था, जब वो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में होमोजीनियस का केस नंबर 2 देखेंगे पी आई का। ठीक है,
और उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पूरा लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।